मैंने स्टॉक मार्केट में जब स्विच ओवर किया तो इन्होंने मुझे एक अमाउंट दे दी, तू 2 लाख रुपए ले, तू चाहे 2 शेयर ले किसी चीज़ के, लेकिन मुझे रिटर्न निकाल के दे। जब मैंने गोल्ड में ट्रेड किया, मेरा पहला ट्रेड जिसे बिगिनर्स लक बोलते हैं, मैंने जी 30,000 रुपए कमा लिए। तो मुझे लगा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, फिर तो मर्सिडीज पक्की ही पक्की है कि आएगी ही आएगी। उसमें मैंने 2 लाख का M2M डाल दिया। अब मार्केट जहाँ जा रही है चली जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने घर के काम भी कर रही हूँ, मैं सारी चीजें भी कर रही हूँ, मैं अपनी सोशलाइज भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। जब ये प्रॉफिट में आया मेरा ट्रेड, तो आप सोच भी नहीं सकते मैंने बहुत अच्छी रिटर्न बनाई। तो इंट्राडे में मैंने एक स्ट्रैटेजी शुरू करी, वो मैंने खुद एनालाइज किया था, खुद ऑब्जर्व किया था। यूट्यूब वीडियोस में बहुत देखती थी, लेकिन वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मेरा सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि मैं 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हूँ। एक पहली स्ट्रैटेजी ये है, क्या एक हाउसवाइफ नंबर्स मैनिपुलेट कर सकती है? वो हाउसवाइफ जो डे 1 से एक ही काम कर रही है, घर मैनेज कर रही है, बच्चे मैनेज कर रही है, क्या वो स्टॉक ट्रेडिंग कर सकती है? क्या उसको चार्ट समझ आ सकते हैं? उसे ये समझ आ सकता है ये स्टॉक कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है? इसका आंसर ही मैं देने आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है और श्योरली कर सकती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अ लॉन्ग टाइम बैक in year 2000 when I got married. I got married at a very early age. Even I was not 21 at that time. तो मैं बहुत छोटी थी, मुझ में उतनी सेंस भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि चलो ठीक है, उस टाइम की जो डिमांड थी कि पेरेंट्स कहते थे कि जल्दी शादी करनी है, सेटल होना है, ओके फाइन, जैसे वो कह रहे हैं इट्स ओके, बिकॉज आई वॉज द एल्डेस्ट डॉटर, तो उनकी पूरी मर्जी चलती थी कि ठीक है इसकी शादी करा दो, इसे सेटल कर दो, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो जाएगी। आई गॉट मैरिड और एज यूजुअल मेरे जो फॉर्चुनेटली मेरे बच्चे टाइम से हो गए और दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप वेरी वेल। लेकिन उसके बाद आफ्टर 3-4 ईयर्स आई वाज टू डिस्टर्ब। मुझे लगता था कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन का क्या किया, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, वही डेली रूटीन, वही सब कुछ देखना। तो और ओवरऑल मैं मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी। मैं अपने स्कूल में 10th में मैंने टॉप किया था और शुरू से ही मुझे पढ़ाई बहुत फैसिनेट करती थी। तो ग्रेजुअली दैट टाइम आई वाज फॉर्चुनेट, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और उनसे कहा कि नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ, नहीं तो ऐसे में बहुत डिप्रेशन में आ जाऊंगी कि मैं अपने अपने आप को मैं अपने आप को जस्टिफाई कैसे करूँ कि मेरे को कुछ करना है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। उसी लाइफ में मैं बिल्कुल बाउंड हो गई हूँ। एंड ही वाज रियली वेरी सपोर्टिव। देन आई ओपनड अप माय ओन प्ले स्कूल। सो प्ले स्कूल की जर्नी से मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ। इनिशियल ईयर्स में हमारा प्ले स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था। फर्स्ट एडमिशन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन लकीली हमें मिल गया। उसके बाद ग्रेजुअली 10 एडमिशंस हुए, 20 हुए एंड वी टच टू 100 एंड 100 इज अ रियली गुड नंबर इन केस ऑफ प्ले स्कूल्स। प्ले स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, तब तक अच्छा चल रहा था जब तक एक बहुत छोटा-सा एक इंसिडेंस ये हुआ कि जब हमने प्ले स्कूल ओपन किया तो नर्सरी में एडमिशंस का क्राइटेरिया 4 प्लस होता था। तो जो भी बच्चा आता था हमारे प्ले स्कूल में वो 2 एंड अ हाफ इयर्स पे आता था, तो उसका टेन्योर जनरली 1 एंड अ हाफ इयर्स का रहता था। ग्रेजुअली वो रिड्यूस करके एडमिशन क्राइटेरिया 3 प्लस हो गया। तो जो किड हमारे पास या जो बच्चा हमारे पास आएगा वो 1.5 साल की बजाय कुल 6 महीने रहता था। चलिए उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन पेरेंट्स का एटीट्यूड ये होता था कि हम अप्रैल में क्यों एडमिशंस करा रहे हैं? क्योंकि अप्रैल में एडमिशन कराने का मतलब है जून जुलाई की फीस एक्स्ट्रा, मई जून की फीस एक्स्ट्रा जाएगी, तो क्यों ना हम जुलाई में एडमिशन कराएं। ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया कि हम लोगों के एक्सपेंसेस मीट होने बिल्कुल बंद हो गए। मींस हमारे डे टू डे के खर्चे नहीं निकल रहे थे, क्योंकि 1.5 ईयर को जो बच्चा आ रहा था वो कुल 6 महीने रह गया, 6 महीने में भी कट होके 4 मंथ होने लग गया। तो डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करना और खर्चे निकालना एक्चुअली टफ हो गया था। देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि एक बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसको बिजनेस की तरह करा जाएगा। घर भी इग्नोर हो रहा है, सब चीजें इग्नोर हो रही हैं एंड स्टिल कोई रिटर्न नहीं है, तो व्हाई नॉट क्लोज इट ऑफ। अभी एक हमने फिर बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो सेशन कंप्लीट करने के बाद उसे क्लोज ऑफ कर दिया। हमने किसी का भी पेरेंट्स का लॉस नहीं किया या किसी को मिसगाइड नहीं किया कि आप अभी ऐसा नहीं किया हमने कि आइए आप जनवरी में आ जाइए और फिर हम मार्च में बंद कर देंगे। हमने उनको क्लियर कर दिया वी आर हियर टिल मार्च ऑफ दिस सेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट ऑफ। चलिए कोई बात नहीं, वो हुआ, उसमें मैं कहूँगी हमें लॉस ही हुआ, क्योंकि 1 एंड अ हाफ ईयर में हमने कोई बहुत मेजर रिटर्न नहीं निकाले। ठीक है, हमें घर से नहीं देना पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमें कोई 1-2 महीने प्रॉफिट आया होगा, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया। ओके फाइन। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड का बहुत ही फ्लरिशिंग बिज़नेस था। हम लोगों का केमिकल्स का काम था और केमिकल्स का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और टेक्नोलॉजी चेंज होते ही वो काम बिल्कुल बंद हो गया। उनकी तबीयत भी खराब रहने लग गई, उन्हें लगा कि अब मैं क्या काम करूँ? फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में स्विच ओवर किया। स्टॉक मार्केट में जैसे ही उन्होंने स्विच ओवर किया, एक छोटी-सी बात है, एक कहते हैं यूनिवर्सिटी फीस, लॉस फीस जो हम देते हैं स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी को, वो उन्होंने भी दी और अच्छी खासी दी।
तो उसको देने के बाद मतलब घर का माहौल बहुत खराब हो गया, क्योंकि हम कुछ भी छोटे से भी पैसे के लिए बात करते थे, तो ऐसे हो जाता था जैसे पता नहीं हमने क्या माँग लिया है। और ही वाज़ इंटू डिप्रेशन, उनको इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग फ़ील होता था, उनको ये टेंशन होती थी कि मैं अपनी फ़ैमिली को आगे कैसे कैसे सस्टेन करूँगा? मैं अपनी फ़ैमिली को आगे क्या-क्या दूँगा? क्या फ्यूचर रहेगा मेरे बच्चों का? अगर मैं खुद ही सेटल नहीं हूँ, तो मैं बच्चों को कैसे सेटल करूँगा? तो उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो उस ट्रेडिंग में मेरे को ये लगता था कि ये अभी इन्होंने जैसे शुरू किया है और इन पे एक लायबिलिटी है। इनको ये लगता है कि मुझे मेरी फैमिली को आगे सस्टेन करना है, मुझे इनकी नीड्स पूरी करनी है, तो इस वजह से ये गलत ट्रेड देते थे या ओवर ट्रेडिंग करते थे। ट्रेड सही भी होता था तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि इनको तो ये था ना मुझे इतना कमाना ही कमाना है और मुझे इतना कमा के ही आगे मूव करना है। और मैं इनको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अल्टीमेटली ही इज़ अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो इनको ये चीज़ करनी ही करनी थी। फिर मुझे लगा कि क्यों, अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो क्यों ना मैं भी शुरू करूँ। तो मैंने वहाँ मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट की स्टार्ट हुई। उस स्टॉक मार्केट की जर्नी में मैंने इनसे बात करी, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तू मुझे कुछ प्रूफ़ करके बता। ऐसे तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, तू देख रही है, मैं भी तो कर रहा हूँ ना। तो ये थोड़ा-सा हमारे बीच में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट रही, लेकिन मेरा एटीट्यूड ये था कि कुछ टाइम बाद हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होनी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? आपके पास कोई कॉमन टॉपिक नहीं रहता। आई थॉट कि अगर मैं इसी फील्ड में होंगी, तो मैं उनसे उतनी बात कर सकूँगी जिससे उनका भी माइंड डाइवर्ट रहे और हम दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी कम्युनिकेशन बना रहे। और एक ये बहुत मेजर रीज़न था मेरा स्टॉक मार्केट में स्विच ओवर करने का। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में जब स्विच ओवर किया, तो इन्होंने मुझे एक अमाउंट दे दी। "तू 2 लाख रुपए ले, तू चाहे 2 शेयर ले किसी चीज़ के, लेकिन मुझे रिटर्न निकाल के दे।" मेरी जो जब मैंने शुरू किया तो 2 लाख पे मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई कि चलो एक रियलिस्टिक सी रिटर्न सोचते हैं कितनी निकल सकती है। तो मैंने ये सोचा कि 2 लाख के ऊपर अगर मैं इन्हें महीने के 8,000 भी बना के देती हूँ, या जो कि एक 4% रिटर्न है, तो ये शायद इनको मेरे पे ट्रस्ट आ जाएगा। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे उस जर्नी में। उस 2 लाख पे मैंने किसी महीने 3%, किसी महीने 4% निकाल दिए इन्हें, और मैं भी खुश। मुझे तो ऐसे लगा कि मैं तो बिल्कुल 30 मार खाऊँ और बस अब मर्सिडीज़ मैं ही लाऊँगी इस घर में, क्योंकि एक 4% की रिटर्न तो बहुत अच्छी है। आप जहाँ एफडी में पूरे साल बैठते हैं, तो आपको 6% की या 7% की रिटर्न मिलती है। उस हिसाब से तो इट वाज़ लाइक मज़े आ गए बिल्कुल। मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर लूँगी। चलो जी, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ होगा वहाँ आपको वो ओवर कॉन्फिडेंस किल करेगा ही करेगा। फिर मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा आप छोड़ो, मुझे ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा। भई अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, 2 लाख में अगर 8 से 10,000 आ भी गए तो उससे क्या बनेगा? हम लोगों के जो खर्चे हैं वो पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ना कुछ बेटर करना है। तो बेटर करने में पता नहीं मुझे कहाँ से हुआ, मैंने एमसीएक्स जॉइन कर लिया। मुझे लगा कि मैं एमसीएक्स में ट्रेड करती हूँ, तो मैं गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करूँगी। उन दिनों थोड़ी हवा भी चली हुई थी एमसीएक्स की, तो ये था कि सब जो है एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मेरे को भी करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो 2 लाख मेरे वहाँ थे ही, कुछ मैंने उनसे बढ़ा के मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे, तो मैंने कहा चलो 2.5 लाख में हम लोग शुरू कर लेते हैं। 2.5 लाख में जब मैंने गोल्ड में ट्रेड किया, मेरा पहला ट्रेड जिसे बिगिनर्स लक बोलते हैं, मैंने जी 30,000 रुपए कमा लिए। 30,000 रुपए, और उसमें मैं पूरे दिन स्टॉक मार्केट में लगी रहती थी, पूरे महीने में 8,000 आ रहे थे, तो मुझे लगा इससे बढ़िया क्या हो सकता है? फिर तो मर्सिडीज़ पक्की ही पक्की है कि आएगी ही आएगी। 30,000 आ गए, 30,000 आ गए तो थोड़ा भई मेरे हस्बैंड को भी कॉन्फिडेंस आया कि चलो शुरू करो, कोई बात नहीं, तेरा ट्रेड चलता है। अब चलता है ये तो सबको पता था, जहाँ फेल होता है तो वहाँ कहाँ जाएँगे वो किसी को नहीं मालूम था। तो मैंने कहा आप मुझे थोड़े से पैसे और दो। इन्होंने दिए, क्योंकि इन्हें भी लगा कि भई ये तो कर पा रही है, इसको दे दो। तो इन्होंने मुझे वो अमाउंट डबल कर दी। जब उन्होंने वो अमाउंट डबल कर दी, तो मैंने कहा चलो अब तो मैं सब कुछ ही आराम से कर लूँगी। और दैट टाइम जब मैं ये एमसीएक्स करती थी, तो उस टाइम में सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रोकर लीवरेज देता था। तो लीवरेज देने से ये होता था कि मैं पोज़ीशन ज़्यादा ले सकती हूँ। मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उससे ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। वो एक बेनिफिट तो बहुत बड़ा था, लेकिन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब मैंने कहा चलो जी आज तो हम बड़ी चाँदी ही खरीदेंगे। अब मेरे पास पैसे हैं तो आज ही घर में 10 लाख रुपए आने चाहिए। तो मैंने अपना एज़ यूजुअल ट्रेड लिया और बिना एसएल लगाए टारगेट लगा के उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मेरे ब्रोकर का फ़ोन आता है कि मैम आपके ना सौदे कट चुके हैं और आपका अकाउंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। उस दिन जो मुझे सेटबैक लगा, वो एक बहुत मेजर सेटबैक था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है और अब मैं तो बस ट्रेडर ही बहुत बढ़िया हूँ। तो 5 लाख रुपए मेरे टोटली खत्म हो चुके थे। 5 लाख रुपए जब टोटली खत्म हो गए, तो जिस पोज़ीशन से मैंने
अपने हस्बैंड को मैं चाह रही थी कि मैं इनको हेल्प करूँ। वो हेल्प तो क्या, मैं उन पे एक और बर्डन डाल दिया कि उन्होंने मुझे एक ट्रस्ट करके 5 लाख रुपीज़ दिए और वो 5 लाख रुपीज़ मेरे खत्म हो गए। अब मैं उन्हें कैसे फेस करूँगी? तो वो एक मेरे लिए बहुत टफेस्ट पॉइंट था कि एक तरफ मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए एक आपकी सपोर्ट सिस्टम हूँ, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम तो क्या था और गड़बड़ हो गया था। अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं थी। मैंने कहा नहीं, छोड़ूँगी तो नहीं मैं। मेरी ज़िद है, इस टाइम मैं छोड़ूँगी नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आता था। अगर मैं सोचूँ मैं ट्यूशन्स ले लूँ, वो मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता था इतने कम पैसों में क्या करना है ट्यूशन लेके? उतना तो मैं आज एक कुछ भी फ्यूचर पकड़ूँगी तो पैसे आ जाएँगे। अच्छा जी, चलिए ये तो हुआ। ये तो एक ऐसी स्टोरी हुई जहाँ तक आप सबको ये लगेगा कि हाँ, सबके साथ होता है ये। उसके उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी मैंने कहा नहीं जी, मुझे स्टॉक्स ही करने हैं। कोई बात नहीं, रिटर्न तो आ रही है। अच्छा, अब मुझे कैश में नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि कैश में बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। भई आपने एक स्टॉक खरीदा, उसके बाद आप उसको वेट, लेकिन अब मैं किस मुँह से बोलूँ कि मुझे फ्यूचर करना है, कि क्योंकि मैं ऑलरेडी सिल्वर में बहुत बड़ा लॉस ले चुकी थी। कोई बात नहीं, हिम्मत करके फिर मैंने इनसे कहा। मैंने कहा एक चांस मुझे और दीजिए। चलिए, इन्होंने मुझे चांस दिया। उसके बाद जब चांस दिया तो मेरे मैंने फिर स्टॉक्स लिए, मैंने फ्यूचर नहीं किया। फ्यूचर नहीं किया, स्टॉक्स किए। स्टॉक्स में मैंने अच्छे खासे स्टॉक्स होल्ड कर रखे थे। लेकिन फिर आ गया कोविड, और कोविड में कोई भी, मैं क्या कोई भी, आपने देखा ही था कि मार्केट कितनी क्रैश हुई थी, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरे जितने भी स्टॉक्स थे वो 50% करेक्ट हो गए। अब 50% करेक्शन के बाद ये किसको पता है कि वो उठने में कितना टाइम लगाएँगे। वो सिचुएशन भी है जब मैंने रिलायंस जो मैंने लिया था, जब वो 800 का उसने लो लगाया, तो ये न्यूज़ आने लगी ये तो और नीचे जाएगा। तो अब क्या करें? वो तो थैंकफुली मेरे पास कैश में थे स्टॉक्स, तो वो पड़े रहे। तो बट बात सारी ये थी कि उसको उठने में कितना टाइम लगेगा? तो आप डे टू डे के एक्सपेंसेस कैसे मीट करोगे? पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि कैश में अगर आपने कोई चीज़ ली है वो बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन आपको डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए यू नीड मनी। आप कैश में जब स्टॉक बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको डेली का खर्चा निकालना है, आपका एक मंथली एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेंटेन करना है, तो वो कैसे मेंटेन होगा? कोविड के दौरान हमें बहुत प्रॉब्लम रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी थोड़ी टेंशन में चल रहे थे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हम सबको घर में कोविड हुआ और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। देन दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। क्यों टर्निंग पॉइंट था वो मैं आपको बताती हूँ। टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि उस टाइम मैंने सोचा मुझे कोई ऐसा मेथड क्रिएट करना है, ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, जिस स्ट्रैटेजी में मैं हर मंथ कुछ ना कुछ निकाल पाऊँ। 1 महीने में नहीं तो एटलीस्ट 2 महीने में निकाल पाऊँ, मेरी कुछ तो एवरेज हो। ये थोड़ी ना मैं स्टॉक लेके बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ ये जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा। ठीक है, मेरे साथ ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट था कि मैंने हमेशा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड किया, और ये मैं आपको भी कहूँगी कि उसमें मुझे ये तसल्ली थी कि कभी ना कभी घूम फिर के इनका प्राइस आ जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी के किसी के भी कहने पे लगा दिया। वो मेरा एक शुरू से एटीट्यूड था कि मुझे निफ्टी 50 के अलावा किसी और में ट्रेड नहीं करना है। चलिए, मैंने सोचा, उसके बाद मैंने थोड़ी लर्निंग स्टार्ट करी। लर्निंग इन द सेंस मुझे आता था, लेकिन मेरे हस्बैंड ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर नाउ, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया कि तू ये कोर्सेज़ कर ले। मैं समझाऊँगा तुझे शायद इतना नहीं समझ आए, लेकिन ये मैं तेरे को एडवाइस कर रहा हूँ, ये कोर्सेज़ कर, ये चार्ट है। तब तक मुझे नहीं पता होता था कि आपके फ़ोन पे भी ऐप्स चलती हैं, तो उसके ऊपर भी लाइव ट्रेड्स आते रहते हैं। तू इनको देख, इसमें ये इंडिकेटर लगा, वो इंडिकेटर लगा। तो उन्होंने कहा तू तो समझने की कोशिश कर, अगर तुझे समझ आता है। और उस हिसाब से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे ये नहीं कहा कि तूने शेयर मार्केट में लॉस लिया है, तो अब तू वो नहीं करेगी। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर पैसा यहाँ गया है तो यहीं से आएगा, और मेरी भी ये ज़िद थी कि मैंने खोया यहीं है तो मुझे इसी से ही लेना है और किसी से नहीं लेना है। तो मैंने शेयर मार्केट में फिर थोड़ी अपनी लर्निंग के बाद मैंने इंडिकेटर्स यूज़ करे ट्रेड्स में, बट मैंने फिर फ्यूचर में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा आता दिखता है। हाँ, लेकिन मैंने ऑप्शंस में काम नहीं किया। ऑप्शन सिर्फ मैंने हमेशा जो यूज़ किया है वो अपने फ्यूचर को एक इंश्योरेंस की तरह यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि मैंने कॉल्स बाय कर ली या पुट बाय कर ली, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मुझे एक चीज़ का डर था कि अगर इस बार पैसा खत्म हो गया तो आई एम नॉट आंसरेबल। और वो बात सही भी है, इतना डर होना मार्केट में जस्टिफाइड है, क्योंकि हम ये सोचे, जैसे मेरे हस्बैंड ने इनिशियल जो लॉसेस लिए थे वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से लिए थे। उन्हें मेरी एक बात पता थी कि अगर अब इसे अक्ल आई है, इतना लॉस देके अक्ल आई है, तो ये खराब नहीं करेगी पैसा, ये एक पर्टिकुलर रिस्क ही लेगी, उससे ज्यादा ये रिस्क नहीं लेगी। तो मैंने फिर उसमें इंडिकेटर्स लगाए। पहले मैंने शुरू में हाइकनेशी लगाया, चलिए उससे पैसा बनता था, लेकिन वो था स्लो इंडिकेटर। तो मुझे समझ आया कि ये इंडिकेटर्स जो हैं, ये इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। इसमें इन इंडिकेटर्स में आप इनको एज़ अ हेल्प तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड कन्फर्म नहीं कर सकते हो। देन मैंने कहा यार ये काम तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी पूरी रोज़ की टेंशन ना हो, क्योंकि
अगर आप घर पर हो और घर पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो घर पे 4 काम भी हैं। आपके हस्बैंड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके इन-लॉज़ भी हैं, तो आप उन सबको छोड़ के तो नहीं लेके ट्रेडिंग बैठ सकते हो। और कोविड के बाद तो 2 साल तो घर से ही वर्क फ्रॉम होम था, तो मेरे को कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए था, जिसमें मैं इनकम जनरेट कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम देते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो है मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, प्रॉपर ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग मैंने करी, मैं जो मेरे पैसे खत्म हो चुके थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे 5 लाख रुपीज़ दिए और 5 लाख का मैंने अपना गोल्ड डिसॉल्व कर दिया। तो मैंने टोटल 10 लाख रुपए डाल के ट्रेडिंग शुरू करी। गोल्ड जो डिसॉल्व किया था, वो उस टाइम मेरी आत्मा बहुत दुखी थी। मैं बहुत परेशान हुई थी क्योंकि आई लव माय गोल्ड। वो मेरे लिए मतलब अभी भी आज की डेट में भी मैं गोल्ड हाथ किसी को नहीं लगाने देती हूँ क्योंकि वो एक मेरा एसेट है जो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे इन-लॉज़ ने मुझे दिया है, वो मेरी सिक्योरिटी है, वो मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैंने बहुत बड़ा चांस लिया था कि मैं वो 5 लाख रुपीज़ वहाँ से करूँ क्योंकि इन्होंने कहा मैं अभी 5 ही तेरे को दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। चलिए, मेरे को 10 लाख से कम में ट्रेडिंग करनी ही नहीं थी क्योंकि मुझे एक बात की अकल आ चुकी थी, जब तक पूरा पैसा नहीं है, मैं मार्केट में नहीं जाऊँगी। उसकी वजह ये है क्योंकि जो स्टॉक्स मैंने कोविड के टाइम में लिए थे, घूम फिर के वो उनका रेट आया। टाइम लगा लेकिन रेट आया, बट वो मैंने कैश में लिए थे, तो वो पूरा पैसा पड़ा था, इसलिए वो रेट आया। मैंने 5 लाख का गोल्ड डिसॉल्व किया, तो टोटल अब कैपिटल मेरे पास थी 10 लाख ऑफ रुपीज़। 10 लाख ऑफ रुपीज़ को लेकिन मैंने बहुत ही सेंसिबली यूज़ करना था, क्योंकि इस टाइम मैंने ये सोच रखा था, मेरी अपने आप से ज़िद थी, अगर मेरी रिटर्न नहीं निकली, तो मैं ये हमेशा के लिए बंद करके फिर मैं सोचूँगी क्या करना है। लेकिन अपने आप को मैंने समझाया, मैंने कहा नहीं, लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकती हूँ? मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ देखी, कोर्सेज़ करे कि क्या हो सकता है। अल्टीमेटली मुझे एक बात टोटल इस मार्केट में ये समझ आई कि अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे वो फ्यूचर ले रहे हैं, उसके पीछे आप पूरा पैसा डाल के बैठे हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। उसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल है, आप जैसे मैंने बैंक निफ्टी ली, तो बैंक निफ्टी जहाँ मैंने फ्यूचर लिया, मैं एक कॉपी मेंटेन करती थी। आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन, जहाँ मैं कॉपी पेपर पे लिखना प्रेफ़र करती हूँ। भले ही कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन वो जो रेट कॉपी पे लिखे हुए होते हैं, वो आपको याद रहते हैं। अगर आप रोज़ का एम टू एम कैलकुलेट करोगे, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपने कितने पैसे डाले, कहाँ गए वो पैसे। तो ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, उसे एक रिटर्न लेजर ज़रूर बनाइए। तो उसमें मैंने जब ये ट्रेड लिया, मैंने एक फ्यूचर लिया। मैंने एक फ्यूचर से शुरू किया। मेरी रफ़ कैलकुलेशन उस टाइम थी कि लाख रुपए में मेरा फ्यूचर आ गया। लाख रुपए में जो मेरा फ्यूचर आया, मैंने उसके पीछे 2 लाख रुपए एम टू एम के डाल दिए, क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन से सब डरे हुए थे। उसमें हमने मार्केट में ब्लड बाथ होते हुए देखा है और 2008 में भी देखा है। तो हमें ये था कि भई ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि भई ये पैसा भी मेरा खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो मैंने 3 लाख पे एक फ्यूचर लिया। 3 लाख पे एक फ्यूचर लेने का मतलब है कि 1 लाख तो आपकी मार्जिन मनी यूज़ हुई, और मैंने लिया भी ऐसे ब्रोकर के यहाँ जहाँ पे पूरा पैसा देके काम होता था। लीवरेज मैंने नहीं ली, क्योंकि लीवरेज में बंदा जो है ओवर ट्रेडिंग करेगा ही करेगा। आप कितना ही सोच लीजिए कि आपको लीवरेज मिल रही है तो कम पैसों में काम हो रहा है, कम पैसे में काम तो हो रहा है, बट वो ब्रोकर पूरा ही लेके जाता है, फिर बचता कुछ नहीं है उसमें। तो उसमें मैंने वहाँ उस ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे शुरू किया जहाँ पे पूरा पैसा देके काम होता था। तो 1 लाख रुपीज़ मेरे लगे एक तरह से मार्जिन के, या मोटा-माटी में 10-20 हज़ार ऊपर-नीचे लगे होंगे, वो इश्यू नहीं है। उसके बाद उसमें मैंने 2 लाख का एम टू एम डाल दिया। अब मार्केट जहाँ जा रही है चली जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने घर के काम भी कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें भी कर रही हूँ, मैं अपनी सोशलाइज़ भी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों की कभी भी कोई ट्यूशन्स नहीं थी, 10th स्टैंडर्ड तक उन्हें मैंने खुद ही पढ़ाया है, और वो दोनों बहुत अच्छा एकेडमिकली कर रहे हैं। और उसमें मेरे हस्बैंड को भी ये टेंशन नहीं थी कि भई इसने ओवर ट्रेड किया हुआ है। पोज़ीशन तो ये देखते रहते थे क्योंकि खुद ही करते थे ट्रेडिंग। तो जी 3 जब तक मेरे लेवल से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे नहीं करेक्ट हो जाती थी, तब तक मैं उसको एवरेज नहीं करती थी। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में एवरेजिंग कर रहे हो, तो आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ रहे हो, उसमें तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। ₹1000 नीचे आ गया, अब फिर टेंशन जी, क्या किया जाए? अगर एक फ्यूचर और लेते हैं, वो और नीचे आ गया तो बीपी तो ऊपर-नीचे होता ही रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्राइस से अगर कोई चीज़ नीचे आ गई और हम एवरेज कर रहे हैं, और ये तो कोई गारंटी नहीं है मार्केट में कि और 4000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी नहीं गिरेगी, फिर आप क्या करोगे? तो इसका एक सॉल्यूशन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि तू जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है मेरे हिसाब से, बस एक काम कर ले, साथ में हेजिंग के लिए पुट ले ले। तो मैंने कहा वो क्या होती है? मेरे को पता तो थी, फिर भी मैंने थोड़ा वो खुश हो जाएँ कि चलो ये ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो थोड़ा मैंने अपने पति को सोचा खुश कर देती हूँ ये पूछ के। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, इसके सामने ना एक पुट ले ले। तो मैंने कहा अच्छा पुट ले लेती हूँ, कॉल क्यों ना माइनस करूँ मैं? पुट क्यों लूँ? फिर मेरा उनसे ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ कर लेना चुपचाप, तू इसमें पुट ले ले बस। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने उसके सामने एक पुट ले ली। अब मुझे ये टेंशन नहीं कि 1000 पॉइंट नीचे गिरेगी अगर मार्केट, तो मुझे पुट कुछ ना कुछ तो पैसे देगी ही देगी। उसके बाद मैंने दोबारा लिया, 1000 पॉइंट नीचे गिरने पर मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर दोबारा लिया, ठीक है, ले लिया, और उसके साथ उसकी पुट ले ली, उस पुट में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया।
अब मेरी एवरेज जो थी, जो मेरी कॉस्ट थी, वो पुट में प्रॉफिट बुक करने की वजह से नीचे आ गई। फिर मार्केट गिरी 1000 पॉइंट, तो मैंने 3 लॉट लिए। उसके बाद मैं शांत हो गई, क्योंकि मेरी अपने आप से ये कमिटमेंट थी कि 10 लाख पे मैं 3 से ज़्यादा फ्यूचर नहीं करूँगी। जब ये प्रॉफिट में आया मेरा ट्रेड, तो आप सोच भी नहीं सकते, मैंने बहुत अच्छी रिटर्न बनाई। तो 10 लाख पे जो मैं 40,000 रुपए महीना कमाने की सोच रही थी स्टॉक से, उसमें भी एक सिचुएशन ये थी कि स्टॉक है वो अटक भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज हमने निफ्टी 50 का भी कोई स्टॉक लिया है, लेकिन कितनी बार मैंने ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जो अटक जाते हैं, उसी उसी लेवल पे तो वो अटक ही जाते हैं। तो आपका पैसा फँस गया। लेकिन जो इंडेक्स है वो ऊपर आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं ट्रेडिंग इंडेक्स में करती हूँ। मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा ज़्यादा आता है। बाकी इट्स पर्सनल चॉइस, आप निफ्टी करें या बैंक निफ्टी करें। तो उसके बाद मैंने 3 के बाद मैंने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया। उस स्टॉप में मैंने 10 लाख पे मैंने 3 फ्यूचर लेके मैं सो गई। अब देखी जाएगी जी जो होगा। तो उसके बाद जो है पुट का लॉस हटा के भी मैं बहुत मेजर प्रॉफिट में निकली, और मुझे लगा कि चलो मैं हर महीने का सोच रही हूँ, मैं ये सोचूँगी कि मैंने 3 महीने में इतनी रिटर्न निकाल दी। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, और आज भी मैं वही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। हाँ, लेकिन वो स्ट्रैटेजी पोज़िशनल है। उस स्ट्रैटेजी में आप पैसा लगा के बैठे हो, आपने अपनी एक अमाउंट 10, 20, 30 लाख लगा दी। आप उसमें आप अपने आप देख लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ये है कि आप 3 लाख रुपए पे एक फ्यूचर हैंडल कर सकते हो, तो आप वो करो। अगर आपने 15 लाख रुपए लगाए हैं और आप 5 फ्यूचर लेकर, लेकिन आपको कहीं न कहीं स्टॉप होना पड़ेगा, बिकॉज़ आप मार्केट पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये और नहीं गिरेगी, तो आपके पास बैकअप अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मेरे पास बैकअप अरेंजमेंट नहीं था, तो मैंने इसलिए 10 लाख पे 4 फ्यूचर भी हो जाते, बट मैंने 3 फ्यूचर ही करे, क्योंकि 3 फ्यूचर करते के साथ ही मैं निश्चिंत थी। मैंने कहा ठीक है यार, मार्केट आधी भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने मार्जिन का पैसा भी दे रखा है और मैंने एम टू एम का भी पैसा दे रखा है, जो कि 2 लाख रुपए बहुत अच्छा एम टू एम है बैंक निफ्टी के लिए, और उसमें मुझे बहुत अच्छी रिटर्न मिली। तो ये तो मेरी थी पोजिशनल जर्नी। अब पोजिशनल जर्नी तो होगी, अब रोज की एक चुल तो है कि डेली भी कुछ करना ही करना है, उसका क्या करा जाए, क्योंकि हस्बैंड भी करते हैं। तो लगता है कि भाई मैं ऐसे वेली तो बैठ नहीं सकती हूँ, फिर तो कोई मजा नहीं आएगा, कोई किक नहीं मिलेगी लाइफ में। तो मैंने अपनी इंट्राडे की जर्नी स्टार्ट करी। इंट्राडे की जर्नी के लिए पहले मैंने एक आईसीआईसीआई बैंक में, बहुत पहले की बात है, एक वर्चुअल अकाउंट खोला, जिसमें मैं रोज ट्रेड लेती थी और दोपहर तक उन्हें काट देती थी कि क्या रहा। वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इतना था कि मेरे को समझ आ गया कि मुझे कहाँ गलती कर सकती हूँ और कहाँ नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा चलो जी अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे 1.5-2 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि पता चला इंट्राडे ही करना है, आगे लेके नहीं जाना है, तो दैट इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप 50,000 से शुरू करिए। जैसे कई लोग कहते हैं 50,000 से हमने 50 लाख बना दिए। अरे बाबा! मेरे में हिम्मत नहीं है, और मैं किसी को ये सजेशन नहीं दूँगी, क्योंकि वो 50,000 कई बार मैं दे चुकी थी। तो मुझे ये था कि अभी भी मैं 2 लाख से कम में तो काम नहीं करूँगी, पैसे नहीं होंगे तो नहीं करूँगी। तो मैंने इंट्राडे में वो शुरू किया। तो इंट्राडे में मैंने एक स्ट्रैटेजी शुरू करी, वो मैंने खुद एनालाइज़ किया था, खुद ऑब्ज़र्व किया था। यूट्यूब वीडियोज़ मैं बहुत देखती थी, लेकिन वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो स्ट्रैटेजी कहीं भी नहीं मिलेगी। उस स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलरली 9:30 टू 9:45 की कैंडल को मैं ऑब्जर्व करती थी। अगर मैं 9:15 टू 9:30 नहीं बोल रही हूँ, वेरी क्लियरली, ना मैं ये कह रही हूँ 9:15 टू 9:45, 9:30 से जो कैंडल शुरू हुई है और 9:45 पे जो खत्म हुई है, हमें उस कैंडल पे ट्रेड लेना है। जैसे ही उसका हाई कटेगा, हमें बाय करना है, जैसे ही उसका लो कटेगा, हमें सेल करना है, एंड वी हैव टू बी वेरी फास्ट इन दैट। हमें ये काम फटाफट करना है। फटाफट इसलिए करना है क्योंकि हमें सिर्फ मोमेंटम खाना है। लेकिन मोमेंटम भी, जैसे आप ये मत सोचना कि आप कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे उसमें खाएँगे, बिल्कुल नहीं। मैं हाउसवाइफ्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम लोगों की रिस्क एपेटाइट उतनी नहीं होती है। कॉल पुट बाय करने में, ऑप्शन बाय करने में बहुत बीपी हाई होता है, और पता नहीं चलता कभी भी कुछ भी स्पाइक लग जाती है। तो मेरा सजेशन है, बाकी जो करते हैं वो कर सकते हैं, उसमें आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मेरी अपनी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करती हूँ। तो जैसे ही उसका हाई कटता था, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, उसमें हाई कटते के साथ ही आपको 100 पॉइंट फ्यूचर में मिल जाते थे, और जैसे ही उसका लो कटता है तो इंट्राडे में आपको 100 पॉइंट उसमें मिल जाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा यार मुझे समझ नहीं आता इंट्राडे में मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। मैंने कहा रुको मैं आपको बताती हूँ, आप मुझसे बेटर कर पाओगे क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में फास्ट हो, आपसे कंप्यूटर जल्दी चलता है, मैं थोड़ी उस मामले में स्लो हूँ, क्योंकि एक जनरेशन गैप है। मतलब 2000 से 2020, 20 साल में जो जो बच्चे जितनी फास्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, और वो मुझे अपनी लिमिटेशन पता है। फिर भी फिर भी एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगी, मैंने बहुत एफर्ट किया और मैंने उस चीज़ को सीखा कि नहीं, मुझे ट्रेड लेना है तो लेना है, एक लेंगी, चाहे एक ट्रेड लूँ लेकिन लूँगी। तो उस स्ट्रैटेजी में 70% प्रॉफिट आता है। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो 5 साल से इसी स्ट्रैटेजी पे ब वर्क कर रहे हैं। शुरू में वो 9:15 टू 9:30 में करते थे। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, 9:30 टू 9:40 में करो, आपको पैसा मिलेगा। और यही हुआ। 9:30 टू 9:45 का जैसे ही कैंडल का हाई करता है, फ्यूचर बाय करते हैं, और उसका लो करता है तो फ्यूचर सेल करते हैं। उसमें भी एक ट्विस्ट है।
अब मार्केट मान लीजिए वहीं घूमती रही, वहीं बोर हो रही है, उसका मूड नहीं है आगे बढ़ने का। उसने सोचा मैं नहीं जाती अब आगे, आज मेरे को रेस्ट करने का मूड है, बहुत चल लिया मैं 2-3 दिन। तो उसके बाद जो है मैंने कहा चलो छोड़ो, इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। लाइफ में तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखी जाएगी। 9:45 पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप तो बड़े ऑप्शंस के एक्सपर्ट हो, ये बताओ कौन-सी ऑप्शन सेल करनी है? इन्होंने पता नहीं उल्टी-सीधी क्या ऑप्शन बताई, मुझे नहीं समझ आई। मैंने एट द मनी की ऑप्शन बेच दी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, हाई करेगा तो मैं एट द मनी का पुट ऑप्शन बेच देती हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन समझ नहीं आते। और अगर लो करता था तो मैं कॉल ऑप्शन बेच देती थी। तो होता क्या था कि उसमें हाँ ठीक है, उसमें 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में 100 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन में आपको पूरे 100 पॉइंट्स निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन सेलिंग में मुझे 50 पॉइंट्स मिलने लग गए बड़ी कंफर्टेबली। ये इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करने पे मुझे 50 पॉइंट्स मिलने लगे। जैसे ही मैं कॉल बेचती थी, फटाफट 50 पॉइंट आ जाते थे, बड़े मजे आए मुझे। और जैसे ही पुट बेचती थी तो भी 50 पॉइंट आ जाते थे। और लेकिन हाँ, एसएल में 50 पॉइंट्स लगा के रखती थी, या उसी कैंडल का हाई लगा के रखती थी। लेकिन उसमें भी एक कैच है, अगर वो कैंडल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है, तो आप उसका हाई लगाओगे तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया, टारगेट तो आपका फिर भी 50 पॉइंट है, तो क्या करोगे? तो फिर आप वो स्किल्स आपको थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन पे करनी पड़ेगी, वो थोड़ा आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो प्राइस एक्शन समझते हुए मैंने सोचा, मैंने कहा चल छोड़, देखते हैं क्या होता है। 50 पॉइंट मैंने एसएल लगाया, 50 पॉइंट मैंने टारगेट लगाया। अब उसमें भी एक कैच, मेरे हस्बैंड ने बोला जी या तो एसएल लगेगा या तो टारगेट लगेगा। अब क्या करूँ मैं? फिर फँस गई। एसएल भी नहीं लग मतलब एक चीज़ लगाने में तो बड़ी आफ़त है ना, कई बार आप टारगेट लगाते हो वो वहीं से वापस हो जाता है, 1-2 पॉइंट से रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कहते थे कि एसएल लगा, मैं कहती थी नहीं मुझे टारगेट लगाना है। फिर ये कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन का भी मैंने सॉल्यूशन ढूँढा, क्योंकि लाइफ में हमें सॉल्यूशंस ढूँढने हैं, हमें परेशान नहीं होना है। परेशान होने के लिए बहुत काम है। अभी देखो ना क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करो और उसका सॉल्यूशन ढूँढो। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको तो कह दिया, इनकी तसल्ली करा दी कि मैंने एसएल लगा दिया। मैंने एसएल नहीं लगाया वैसे। मैंने एसएल ना लगा के मैं टारगेट लगाती थी। क्यों टारगेट लगाती थी? क्योंकि मुझे ना पैसा बड़ा अच्छा लगता है, आई लव मनी। तो मुझे लगता था पैसा आ जाए, जाने का क्यों सोचूं मैं। बट मैं एक होप में बैठी रही कि नहीं आ जाएगा मेरा प्राइस। उस दिन मैंने पहली बार 100 पॉइंट का एसएल दिया, जो कि मुझे, लेकिन वो भी मेरे लिए लाइफ लेसन था। वो लाइफ लेसन इसलिए था क्योंकि अगर आपने सोचा हुआ है कि 50 पॉइंट पे आपने एसएल काटना है, तो आपको काटना है। अगर आप नहीं काटेंगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में एंड करेंगे। आपको इमोशंस छोड़ने पड़ेंगे। अगर आपका एक सेट पैटर्न है, आपको उस सेट पैटर्न पे काम करना है, तो आपके कुछ रूल्स हैं जिसको आपने सामने लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। अगर वो रूल में फिट हो रहा है आपका ट्रेड, तो ही लीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यहीं रहती है, मार्केट आगे भी यहीं रहेगी। प्राइजेस रोज मार्केट खुलेगी, रोज आपको 9:15 बजे उठाएगी, लेकिन वो स्क्रीन आपको बुलाती रहती है, आजा आजा आजा। हमने नहीं जाना है, हमें वहीं रहना है। और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने फिर काम किया। तो अब मैं 50 पॉइंट्स का टारगेट रखती हूँ, 50 पॉइंट्स का एसएल रखती हूँ। अगर मुझे लग रहा है आज मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा है, उसमें मैं फिर इनकी बात मान के एसएल लगा देती हूँ, टारगेट नहीं लगाती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास रोज पैसा बनता है। ये तो थी एक स्ट्रैटेजी जो सारी हाउसवाइफ फॉलो कर सकती है। सेकंड स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी जो पोजिशनल स्ट्रैटेजी थी। उस पोजिशनल स्ट्रैटेजी में सीधे सा कैलकुलेशन, 3 लाख रुपए डालो, फ्यूचर लो, साथ में एक हेज लो, पुट बाय करो और सो जाओ। आपका प्राइस आ जाएगा, कोई आपको लॉस नहीं होगा। आप एक पुट ले लीजिए साथ में। हाँ, पुट का क्रेडिट मैं कंप्लीटली अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि ओपन फ्यूचर मत कर, तुझे अभी मार्केट का पता नहीं, कल को कोई वॉर डिक्लेयर होगी तो पता चला अगले दिन मार्केट बिल्कुल गई, तेरा अकाउंट फिर साफ हो जाएगा। जो कि हुआ था, सिल्वर में हुआ था। मैं चांदी में बहुत बुरा फंसी थी, क्योंकि वो हाई से जब गिरने पे आई थी तो उसका कोई एंड नहीं था, कहीं नहीं था। मतलब 70,000 से, मुझे अभी भी वो फिगर नहीं भूलते, 27-28 पे आ गई थी। तो इन्होंने कहा कि ये काम मत कर, ओपन ट्रेड मत ले। तो वो मुझे समझ आई। तो उसके बाद अब थर्ड स्ट्रैटेजी, आप बॉलिंगर बैंड लगाइए। इंट्राडे अगर आपने करना है तो एक बॉलिंगर बैंड लगाइए। बॉलिंगर बैंड की सबसे अच्छी खासियत ये है, कई लोग कहते हैं कि ये फैलता जाता है, तो आप कहाँ से रिवर्सल करोगे? वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या होता है, जो उसका अपर बैंड होता है और जो उसका लोअर बैंड होता है। अपर बैंड और लोअर बैंड जो होता है, अपर बैंड में जब प्राइस टच करके बाहर निकल जाता है, वो अंदर आएगा ही आएगा। आप कभी भी आजमा के देख लो, आपका वो घर है, वो उसका वो स्टॉक का घर है, आप ऐसे मान लो, तो वो अपर और लोअर बैंड के बीच में आएगा ही आएगा। अगर वो बहुत बाहर निकल गया तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो उसने नीचे आना ही आना है। वहां पे आपको थोड़ा प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे समझना पड़ेगा? जैसे अगर मान लीजिए वो दो कैंडल्स टॉप से रिट्रेस कर रही हैं, तो इसका मतलब है वहां एक रेजिस्टेंस है, और अपर बैंड आपको ये भी सिग्निफाइड कर रहा है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस ऊपर जाने में टाइम लगाएगा। तो जब वो प्राइस अपर बैंड के ऊपर है और वहीं से दो जगह से एक बार रिजेक्ट हुआ है, तो अल्टीमेटली उसे अंदर आना ही आना है। आप वहां कॉल बेच के बैठ जाइए, एक एसएल लगा दीजिए 100 पॉइंट का, या जितना आपकी रिस्क एपेटाइट है। ऐसे केस में मैं तो एसएल नहीं लगाती हूँ, रीजन बिंग मुझे पता है अपने घर लौटेगा ही लौटेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। तो वहां पे आप प्राइस एक्शन थोड़ा फॉलो कीजिए और वो अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं
इंट्राडे करती हूँ, मैं पोजिशनल नहीं करती हूँ, क्योंकि पोजिशनल में बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहती है कि कल को कुछ कहीं पे कुछ हो गया, रातों रात बैंक कहीं पे बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, तो मार्केट तो न्यूज़ ड्रिवन है, वो तो ऐसे गिर जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लोगों के पैसे तो कुछ है ही नहीं ना, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काम नहीं करना है। इंट्राडे में मैं 15 मिनट का चार्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आप जो है बॉलिंगर बैंड लगाते हैं, तो उसमें अपर बैंड पे जब भी प्राइस रिजेक्ट होगा वो अंदर आएगा ही आएगा। आप सोचो उसका घर है, उसको घुसना ही है उसमें। ऐसे ही लोअर बैंड पे, जब लोअर बैंड पे अगर मार्केट गिरती गिरती ऊपर से नीचे आई है, तो वहां पे आप देखिए प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा आपको डिवोटेड होकर उसे समझना पड़ेगा, और ये जिसको भी इंटरेस्ट है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, वो समझ लेंगे। आप थोड़ा सा कैंडल्स के साथ आप प्यार से बातें करो, उनको समझो, तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट कहां से उठ सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेड चलते हैं। जैसे नीचे वाले बैंड पे जब प्राइस आया, उसके बाद उसने अगर लॉन्ग विक बनाई है, तुरंत ट्रेड ले लो। आप वहां पे या तो पुट बेच दो या फ्यूचर बाय कर लो, आपको 100 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। फ्यूचर में 100 पॉइंट मिलेंगे और ऑप्शन सेल करने में 50 पॉइंट मिलेंगे। मैं बहुत लंबे ट्रेड्स नहीं लेती, कई बार ये लगता है कि इतनी बड़ी रन थी मेरी मिस हो गई, कोई बात नहीं, मुझे डेली खाना है, मुझे एक दिन नहीं खाना है। होता क्या है कि अगर हम ये सोचेंगे ना इतनी लंबी रन थी और मेरे को पैसे नहीं मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, इट्स ओके, क्या हो गया, रोज तो मिल रहे हैं ना। हमें काम वो करना है जिसमें रोज पैसा आए लेकिन सेफ आए। तो मेरा सीधा सा कैलकुलेशन ये है कि मैं 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हूँ। एक पहली स्ट्रैटेजी ये है 15 मिनट की कैंडल 9:30 टू 9:45। सेकंड बॉलिंगर बैंड में अपर और लोअर, बीच वाले में मैं ट्रेड नहीं करती। वो बेचारा खुद कंफ्यूज है, मुझे क्या बताएगा, बीच में पता ही नहीं चलता ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपका ट्रेड बने तो आप लो, नहीं बने तो मत लो। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि आज मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, अरे नहीं बना तो नहीं बना ना, इट्स ओके, कल ले लेंगे। तो उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोगों ने तीसरी पोजिशनल वाली, तो आई एम इन लव विद दैट, क्योंकि वो पैसा हमेशा देती है, बस पैसा पूरा डला हुआ होना चाहिए, वो हमने देख लिया। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। उसका लाइव एग्जांपल अभी रीसेंट पास्ट का ही है, जिस दिन ये इलेक्शंस हुए थे। तो इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया, आपने देखा एक दिन मार्केट बहुत बढ़ी, मेरे पास तब भी पोजीशन थी। अगले दिन मार्केट जितनी बड़ी थी उससे ज्यादा गिर गई, मतलब पता नहीं कहाँ जाना था उसको घूमने के लिए, ये नहीं समझ आया। जब ट्रेडर्स देख रहे थे तो सब ये कह रहे थे कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। उस टाइम ये हवा उड़ने लग गई निफ्टी में। मैं तो बैंक निफ्टी करती हूँ, लेकिन निफ्टी में लोग ये कहने लगे कि 19,000 आ जाएगी, 19,000 आ जाएगी। क्यों? म्यूचुअल फंड पैसा नहीं डालेंगे? जब उनको नीचे इतने कम प्राइसेस पे चीजें मिलेंगी तो पैसा क्यों नहीं आएगा? या रिटेलर्स पैसा नहीं डालेंगे? एफआईआई और डीआईआई का मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ लेमैन मुझे ये मालूम है कि कोई चीज मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं क्यों नहीं खरीदूं, क्यों मार्केट ऊपर नहीं आएगी, हम क्यों डर रहे हैं। तो उस टाइम भी जब मार्केट गिर गई, मेरे को मेजर लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पुटों ने मुझे भर भर के पैसा दिया और वो मैंने वहां बुक किया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई ये जो कैंडल बन गई है, अब मार्केट ने इसके अंदर ही रहना है। तो वो आप थोड़ा जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो उसमें मैंने उस ट्रेड में मैंने लॉस नहीं लिया, बल्कि मैंने वहां पर एक थोड़ा सा रिस्क लिया। मैंने वहां पे पुट अपनी जो थी उसका प्रॉफिट कवर किया, और जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 फ्यूचर थे, तो उसके सामने मैं अगले दिन के लिए सिर्फ 2 पुट लेके गई। मैंने 2 फ्यूचर ओपन छोड़ दिए। वो मैंने इसलिए ओपन छोड़ी, मुझे लगा कि जब इतना करेक्ट हो गया और हवा आने लग जाए ना कि अब ये और गिरेगी, तो भूल जाओ, फिर नहीं गिरेगी, फिर मजे से बैठ जाओ। तो उसके बाद अगले दिन 60% मार्केट रिकवर कर गई। जब 60% मार्केट रिकवर कर गई तो आई वाज इन प्रॉफिट। सारी दुनिया रो रही थी हमारे स्टॉक्स कहाँ जाएंगे, अब ये कब बढ़ेंगे, लेकिन मैं 60% मेरी मार्केट अपनी रिकवर करी, तो उससे मुझे एक मेजर प्रॉफिट आया। लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, या मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, या मुझे समझ आया है कि मुझे अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना था, वो सिर्फ मैं ये क्रेडिट देती हूँ मेरे हस्बैंड को। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मोर ओवर, जिस टाइम वो डिप्रेशन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुझे ये समझ आया कि मैं लॉस लेके इन्हें और टेंशन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता था कि अल्टीमेटली देखो, आई एम नॉट द ब्रेड अर्नर। मैं अभी भी कहती हूँ जो भी है मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, लेकिन एज अ फीमेल आई विल सजेस्ट टू एवरी फीमेल, एवरी हाउसवाइफ, कि एक फाइनेंशियल अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो तो उससे आपको एक सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, और उससे आप खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। आपको कोई खर्चा करना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, तो उसमें उसकी गलती नहीं, उसमें आपकी गलती। आप देखो तो सही खर्चे कहाँ जा रहे हैं। तो उस केस में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एटलीस्ट उन्हें कुछ सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको घर देखना है, आपको एक फैमिली देखनी है, आपको बच्चे देखने हैं, तो आप मेजर काम नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आप उनको 40% का तो सपोर्ट दे सकते हो ना। तो
आई वर्कड ऑन दैट 40%। वो मुझे ये समझ आया कि मैं बजाय ये टेंशन में है, ये हॉस्पिटल में है, मैं इनको और टेंशन दूँ, इससे बेटर है कि मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करती हूँ, जिसमें मुझे रोज़ भी काम ना करना पड़े और रोज़ जो मैं काम करती हूँ क्योंकि एट प्रेज़ेंट मैंने वो सीख लिया है। रोज़ काम करने वाला इंट्राडे में करती हूँ, इंट्राडे लेकिन जिस दिन मेरा मन नहीं होता मैं नहीं करती हूँ। कहीं मुझे जाना है, तो मैं अपनी लाइफ़ का बैलेंस नहीं खराब करूँगी। बिल्कुल मेरे को बच्चों को मेरी ज़रूरत है, उनकी मुझे पीटीएम में जाना है, मैं जाऊँगी। उसके लिए मैं ये नहीं कि सुबह-सुबह उठ के पहले वो कैंडल देखूँगी, क्योंकि देखिए अगर आप वो ट्रेड लेंगे और आपको 11 बजे पीटीएम में जाना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें क्या होगा, आपका दिमाग वहीं चलता रहेगा। तो जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन मैं ट्रेड नहीं लेती, लेकिन मेरा पोज़िशनल ट्रेड हमेशा रहता है। पोज़िशनल ट्रेड में मुझे इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने अपने फ्यूचर के सामने एक हेज ले रखी है। उस हेज की वजह से मैं हमेशा सिक्योर हूँ। मार्केट यहाँ से आधी भी हो जाएगी, मुझे टेंशन नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस जो भी आता है आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से आता है। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मैंने भी ठोकर खाई, मैंने भी 2 बार पैसा खत्म किया है। आज अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, तो वो मैं अपनी फैमिली को पूरा क्रेडिट देती हूँ क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ट्रेडिंग के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कर लेगी, लेकिन देख ले कैसे करना है। मतलब वो मेरी अपने आप से कमिटमेंट थी कि अब मैंने थर्ड टाइम पैसे लिए हैं, अब अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं करूँगी। और भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया और मैंने इस चीज़ में मैंने अच्छा सक्सेसफुल मैं रही हूँ और मेरी जर्नी अच्छी रही है। लेकिन फिर भी एक बात है, आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। हम ये सोचे कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस चीज़ को या हम चार्ट स्टडी नहीं करेंगे और कोई जादू से आके बता दे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने पोज़िशनल भी करना है, तो थोड़ा-सा प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। ये तो थी मेरी जर्नी। बहुत ही अच्छी भी थी, बुरी भी थी, कई चीज़ें मैंने सीखी इस जर्नी में। लेकिन यहाँ मेरे को आके बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा हार्टिएस्ट मेरी थैंक्स है जोश टॉक को, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया